पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो रही है 12 जनवरी 2023 को। मोहन इस्लाही साहब को तो वो अपने वालिद साहब को तनहा छोड़ गए, वो बूढ़ी एज में जो है वो फेस करें कैदोबंद की सोच, तो उनको क्या यहाँ के वालिद साहब को साथ नहीं खड़ाना चाहिए? MNS हैं मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो भी मुल्क में नहीं है और उनको भी आना चाहिए और उनको भी आके करप्शन केसेस के जो एलिगेशंस या जो चार्जेस हैं उन्हें जो है वो फेस करना चाहिए, सबको फेस करनी चाहिए जी। जिस तरह मुशर्रफ साहब ने कहा था, एक नारा दिया था सबसे पहले पाकिस्तान, तो बिल्कुल आप देख लेंगे बिल्कुल नारा हर पाकिस्तानी को वो नारा अपील किया। आपको लगता है तोशाखाना केस के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस है या टेरियन वाइट केस है या इवन ये साइफर मामला है, आपको लगता है इमरान खान सबको मजीद सजा हो सकती है? हमें हमारे इदारों पर एतमाद होना चाहिए, हमें आला अदलिया से इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए और आप देखें कि इमरान खान साहब को भी जो है वो अदलिया से इंसाफ मिलता रहा, तो उसकी बेबहा मिसालें मौजूद हैं, तो अब भी जो फैसला अदलिया का है उसका एहतराम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी हसन नकवी शो के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आज हमें ज्वाइन किया है एक नए और उभरते हुए सियासतदान ने जो पॉलिटिकल एडवाइज़र थे अभी हालिया दौर में परवेज़ इलाही साहब के। उससे पहले 2013 में NA 96 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। 2018 में वो काफ लीग का हिस्सा थे, लेकिन PTI और काफ लीग की सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी और वो मतलब उनकी सीट पर ना हो सकी और उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए इलेक्शन लड़ा। वेलकम टू आवर शो ज़ैन भट्टी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। बट सर पहले तो ये बताएं कि आपका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है भी मोहन इस्लाही साहब से या परवेज़ इलाही साहब से? परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, केसेस फेस कर रहे हैं, बेटा उनका मुल्क से बाहर चला गया, मतलब ये आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? उसमें ये है कि जी चूंकि पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो रही है 12 जनवरी 2023 को और चौधरी मोहन इस्लाही साहब जो है वो अपने किसी निजी दौरे के ऊपर जो है वो 26 दिसंबर को जो है वो मुल्क से जाते हैं, तो उसके बाद जिस तरह जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर तगय्युर व तब्दीली आती है, तो उसके बाद जो है वो फिर उनका इधर आना और फिर जिस तरह हालात ने यकसर जो है वो करवट बदली और उसके बाद जो है वो जिस तरह सिनेरियो चेंज हुआ है उसके बाद और इंतकामी कार्रवाइयाँ और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस तरह स्टार्ट हुई, उसके बाद उनका वहाँ पे मेरा ख्याल है कि ठहरना बेहतर साबित हुआ। चलें, आपका ओपिनियन है। ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर लेकिन आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर जो केसेस हैं FIA बने उनको आए केसेस को फेस करना चाहिए? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हालिया कल ही बल्कि उन्होंने ट्वीट की शहबाज शरीफ साहब के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमज़ा से सबक समझ आया, हमज़ा किसको फॉलो करता है और कैसे करता है, तो कम से कम हमज़ा शहबाज जो भी हैं हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके साथ हो सकते हैं। मैं एज जर्नलिस्ट, आपका पॉलिटिकल करियर है, आप वो पॉलिटिशियन हैं, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो अपने वालिद साहब के साथ खड़े रहे और केसेस फेस किए थे, यहाँ पे रहे भी थे। तो अगर इस कंपैरिजन में हम देखें मोहन इस्लाही साहब को, तो वो अपने वालिद साहब को तनहा छोड़ गए, वो बूढ़ी एज में जो है वो फेस करें कैदोबंद की सोचते हैं, तो उनको क्या यहाँ के वालिद साहब के साथ नहीं खड़ाना चाहिए? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि जिस तरह पाकिस्तान की आप हालिया तारीख जो है वो पिछले 20-30 बरस की उठा के सियासी तारीख देखें, तो ये एक ट्रेडिशन बन चुका है कि जब कोई एक गवर्नमेंट जाती है और उसके जो है वो ऑफिशियल्स जाते हैं, तो एक खबर जो है वो हमें पाकिस्तानी अवाम को ऑफन जो है वो मिलती है देखने में कि जी एलिगेशंस और करप्शन के जो है वो एलिगेशंस जो होते हैं वो गुजरी हुई हुकूमत के ऊपर होते हैं, लेकिन कोई 2-3 साल उसके बाद हम ये सुनने को मिलती है खबर कि जी गवाहों की अदम फराहमी या अदम दस्तयाबी के बायस या सबूतों की जो है वो अदम दस्तयाबी के बायस जो है वो हमेशा वो चार्जेस सिर्फ चार्जेस और एलिगेशंस ही रह जाते हैं, उसमें से जो है वो हासिल कुछ नहीं होता, आइदर वो जिस भी पॉलिटिशियन के हों। तो उसके अंदर जो है वो आप ये देखेंगे कि उसमें जो है जिस तरह जो MNS हैं मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो भी मुल्क में नहीं है और उनको भी आना चाहिए और उनको भी आके करप्शन केसेस के जो एलिगेशंस या जो बिल्कुल चार्जेस सही, हैं उन्हें जो है वो फेस करना सबको चाहिए। फेस करने चाहिए जी। तो बिल्कुल उसमें ये बात है कि हमने जी असल में बात ये है कि मुल्क का सबसे पहले सोचना है और मुल्क है तो हम हैं और जो मुल्की इदारे हैं वो इंटैक्ट है, इंटीग्रिटी जो पाकिस्तान की है वो बिल्कुल जो है वो उसके इदारों के साथ जो है वो मुल्हिक है। तो वी हैव टू फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन आवर कंट्री, जी। हमें अपने मुल्क की जो है वो सबसे पहले जो है उसकी खैर ख्वाहिश चाहिए, रादर देन कि हम जो है वो अगर किसी पॉलिटिकल एसोसिएशन से वाबस्ता हैं तो वो फर्स्ट जो है वो कंट्री, जिस तरह मुशर्रफ साहब ने कहा था, एक नारा दिया था सबसे पहले पाकिस्तान, तो बिल्कुल आप देख लेंगे वो बिल्कुल नारा हर पाकिस्तानी को वो नारा अपील किया था, तो इसलिए जो है बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए जो है वो मुल्क अव्वलीन तरजीह।
शुजात हसन साहब दोबारा कोशिश कर रहे हैं परवेज़ साहब को लाने की। इस बात को आप शायद बता भी देंगे मुझे, क्योंकि देखें आप सादिक साहब की और शुजात साहब की मुलाकातें भी हुई हैं, वो जेल में जाके भी उनको मिलते रहे हैं और वजाहत साहब तो वापस आ भी गए हैं पीएमएलक्यू में। तो क्या आपको लगता है परवेज़ साहब और मोअज़्ज़ ज़ाहिर है फैमिली एक ही फैमिली है, तो क्या वो दोबारा यूनियन हो सकता है फैमिली का पॉलिटिकली भी और एज़ अ फैमिली भी? मेरा ख्याल है जी वो सियासी से हट के शायद वो उनका कोई इंटरनल फैमिली मैटर है, और उसके बारे में मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है कि हुँ, मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट कर सकूं। हुँ, लेकिन ये है कि उनके तमाम जो है वो अहबाब या उनके जो वेल विशर्स हैं या जो हुँ, खैर ख्वाह हैं हुँ, चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद ख़ानदान के, हुँ। उनकी ये जो ख्वाहिश है कि ये दोबारा जो है वो यूनाइट हों एज अ चौधरी फैमिली और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करें। ठीक है, तो आपको लगता है कि नज़र आ रहा है माज़ी ये हाल में या मुस्तक़बिल में आपको लगता है कोई ये हो जाएगा यूनियन दोबारा? सर ये पाकिस्तान में जो है पिछली वो सियासी पॉसिबिलिटी सियासत में तो हो सकती है, लेकिन मेरी ये दुआ है कि इस फैमिली के जो एहतराम का रिश्ता है वो हुँ, कायम रहे ठीक हो आपस गया। में। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में तो सज़ा हो गई। अब वो कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी अंदर आ गई है। अब देखते हैं वो शायद क्वैश डिसीजन को क्या होता है अब आगे, जैसे कैसे लाहेमत बनता है। आपको लगता है तोशाखाना केस के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस है या टेरियन वाइट केस है या इवन ये साइफर मामला है, क्या आपको लगता है इमरान खान साहब को मज़ीद सज़ा हो सकती है? देखें जी, जो केसेस जो अदलिया के अंदर हैं, आला अदलिया हुँ, जिनको जो है वो सुन रही है और जो प्रोसेसिंग में हैं, हुँ, उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा ठीक क्योंकि है, वो मेरा बनता भी नहीं है। ठीक है। और सेकंडली ये है कि हमें हमारे इदारों पर एतमाद होना चाहिए। हुँ, हमें आला अदलिया से इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए, हुँ, और आप देखें कि इमरान खान साहब को भी जो है वो अदलिया से इंसाफ मिलता रहा है, हुँ। उसकी बेबहा मिसालें मौजूद हैं। तो अब भी जो फैसला अदलिया का है उसका एहतराम करना चाहिए। दूसरा ये बताइएगा 9 मई का दिलखराश वाक़या जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो चढ़ दौड़े ये हमारे एंटी तस्मा सॉरी ये काट देना वसीम, दोबारा कर लेते हैं। 9 मई का जो दिलखराश वाक़या है भट्टी साहब, उसमें हमने देखा कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं वो शोहदा की यादगार पे और दीगर जो हमारी फ़ौज से रिलेटेड जगह तनसीबात हैं जिसमें जीएचक्यू हो गया या ये कोर कमांडर घर होगा उस पे चढ़ दौड़े। एक तो पहले आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि हमारे मुल्क की तारीख़ में ऐसा हमें वाक़या नहीं मिलता कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो इस हद तक चले गए हों। और क्या आपको नहीं लगता है इन सबको उकसाने में खान साहब का भी किसी न किसी हद तक किरदार है, जो पिछले 1 साल में जब उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया था, वो बेशक अब तो यही क्लेम, क्योंकि वो यू टर्न्स तो काफ़ी लेते रहे जिस तरह माज़ी में वो कहते रहे। अब वो कहते हैं कि जी पहले उन्होंने कहा ये मेरे वर्कर्स ही नहीं है, फिर उन्होंने कह दिया जी जब मुझे पकड़ा जाएगा तो वर्कर्स इसी तरह ही रिएक्ट करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? सर मैं ये समझता हूँ कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है ना, वो इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या, और उसमें जो सोसाइटी में जो एक चीज़ उभर कर सामने आई वो ये आई कि हमारा जो नौजवान है, क्या वो सियासी तौर पे इतना इंतहा पसंदी का शिकार हो जाएगा? मुझे आज भी मैं एक रेफ़रेंस कोट करूँगा कि 20 मार्च 1941 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो पंजाब स्टूडेंट फेडरेशन से खिताब करते हुए कहा था कि आपको जो है वो अपनी मंज़िल पे पहुँचने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाना पड़ेगा और हर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो है वो कभी जज़्बात के धारे पर मत बहिएगा और महज़ नारों की लपेट में ना आइएगा। तो मैं ये समझता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मेरा ये मैसेज है कि आप अपनी पॉलिटिकल जो है वो स्ट्रगल उसको जारी रखें, रादर देन कि आप सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, आप कोर कमांडर हाउस को नुकसान पहुँचाएँ। आप वो काम करें जिससे जो है वो आपके मुल्क की जो है वो जगहंसाई हो, आप वो काम करें कि जिससे आपके मुल्क की बदनामी हो। क्या ये आप मुहिब्बे वतन हैं? आप इंटरनेशनली जो है वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कि आप अपने घरों को जलाएँगे? वो कोर कमांडर हाउस है, वो जिन्ना हाउस है, उसे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जो है वो निस्बत है। हमें तो उसका बीइंग अ पाकिस्तानी उसका एहतराम करना चाहिए। तो आपने जिन्ना हाउस की जो है वो बेहुरमती करके आपने क्या मैसेज दिया? तो मैं नहीं समझता कि ये जिसने भी की है, उसने बिल्कुल जो है वो गलत की है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए जो वो कम है। और ये मैं आपको बता देता हूँ हसन नकवी साहब, ये एक दुश्मन की मज़मूम साज़िश है टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द आर्म्ड फोर्सेस, जो कि इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होगी, क्योंकि अहले दानिश जो है वो इस चीज़ पर नज़र रखे हों। और ये जो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोपेगेंडा जो है वो हो रहा है, मतलब कि मुल्क में जो है वो इदारों के खिलाफ, ये इंशाल्लाह ताला इसको नाकाम बनाएंगे हम सब मिलके। बिकॉज पाकिस्तान की तरक्की का जो राज है, देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन
द आर्म्ड फोर्सेस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो फिर जो है वो हमें किसी दुश्मन की जो है वो साजिश इंशाल्लाह ना पहले कामयाब हुई है और ना आइंदा कामयाब होगी। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज समथिंग एल्स एंड डिफरेंस इज समथिंग एल्स, इख्तलाफ इज समथिंग एल्स और इख्तलाफ राय इज समथिंग एल्स। तो हमें जो है वो सबका एहतराम करना चाहिए, हमें सियासी जदोजहद करनी चाहिए, ना कि जो है वो हम किसी जमात का अस्करी विंग बनकर जो है वो अपने मुल्क को जो है वो इस कदर नुकसान पहुंचाएं कि जो है वो बाद में चीजें बिल्कुल हमारे हाथ में, क्योंकि जो चीजें 9 मई के वाकये में हो चुकी हैं उसे वो एक दिलखराश वाकया है। उस वाकये ने जो है वो मैं समझता हूँ उससे हर जी शऊर पाकिस्तानी, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो उससे जो है वो परेशान है कि ये किस किस्म की जो है वो घिनौनी साजिश और हरकत हुई है। और उसमें हमारे ही लोगों को जो है मतलब कि पाकिस्तानियों को जो है वो वरगलाया गया है या उनके जो है वो ऐसी ज़ेन साजी की गई है मासूम नौजवानों की सोशल मीडिया के जरिए, उनके जो है वो जहनों को जो है वो ऐसे जंग आलूद किया गया है कि उनको इस किस्म की जो है वो घिनौनी हरकतों के ऊपर जो है वो उभारा गया है। तो इट्स स्ट्रिक्टली कंडेमेबल। बट ये साहब ये देखें अभी इमरान खान साहब का ट्रायल चल रहा है, कुछ लोग ये बातें भी करते हैं जैसे सबूत अगर 9 मई के हवाले से मौजूद है, तो आप पहले तो ये बताइएगा कुछ लोगों की राय है कि इमरान खान साहब का मतलब जो कहते हैं, क्योंकि जैसा नज़र आ रहा है कि कुछ उनको रिलीफ भी ज़्यादा मिल जाता है बोर्ड से, खासकर सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ तज्ज़ियाकार भी क्लेम करते हैं कि खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में शायद ट्रायल चलेगा। एक तो ये बताइएगा कि आपके ख्याल में मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल चलना चाहिए। दूसरे, हमने देखा कि खाली इमरान खान साहब अकेले नहीं थे, उसमें जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें कि साबिक आर्मी चीफ भी थे और फॉर्मर DGI भी थे, तो क्या अगर इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा है तो अगर वो लोग भी कुछ चीज़ में इन्वॉल्व थे तो क्या उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए? देखिए मैं फिर जी यही अर्ज करूंगा कि अगर तो ये मामला कोर्ट ने डिसाइड करना है तो इट्स अप टू द कोर्ट ठीक रादर है, देन कि आई शुड कमेंट ऑन, कमेंट ऑन ठीक है, एनीथिंग। ठीक है, परफेक्ट। और उसके बाद ये है कि अगर तो आगे इन द पास्ट हुँ, खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, हुँ, सिविल कोर्ट से, हमारी अदालतों से अगर उनको रिलीफ मिला है हुँ, तो उनको बिल्कुल एतमाद होना चाहिए हुँ, कि उनको आइंदा भी जो है वो रिलीफ मिलेगा। अगर वो इंसाफ के ऊपर हैं, वो मेरिट पे हैं, तो बिल्कुल फेस करें, जो है हाँ, वो इंसाफ उसका जो तकाजा है वो एज अ इमरान खान को एज अ साइल हुँ, जो है वो पाकिस्तान की अदालतों से करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा ये बताइएगा भट्टी साहब, एक तो आपको क्या इलेक्शन नज़र आ रहे हैं इस साल होते हुए? दूसरा ये बताइएगा आपका पॉलिटिक्स में आगे अब क्या इरादा है? PMLQ से इलेक्शन लड़ना है या PTI में हैं आप? किस पार्टी में हैं इस वक़्त? क्योंकि अब आपकी PTI का तो समझ नहीं आ रहा कहाँ गई है। तो PTI में है, PTI का हिस्सा हैं कि नहीं है, ये भी बता दें आज हमें। उसमें ये जी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने जो डिलिमिटेशन के लिए जो है वो ऑल ओवर द कंट्री जो है वो अपनी तजावीज़ मंगवा कर और फॉर्मल 1-2 मीटिंग्स हेल्ड करके उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर इसमें काम शुरू कर लिया है। हुँ, और टेंटेटिवली दे आर सेइंग कि वी नीड अराउंड 4 मंथ्स टू हुँ, कंप्लीट दिस। तो चूंकि वो उसके अंदर फिर अपीलों का हक है और हुँ, उसके अंदर जो है वो उन्होंने मुतलका रेवेन्यू हुँ, डिपार्टमेंट, कानून गोई सिस्टम, पटवार सर्कल जो है हुँ, वो इसको ऑन बोर्ड लेकर वहाँ हुँ, पे लोकल लोगों की राय लेके जो है वो उन्होंने जो है वो असर नौ जो है हुँ, वो मुल्क भर में नई हल्का बंदियां करनी है। तो उसके बाद जो है फिर वो जो डेट देंगे और इलेक्शन कमीशन का काम है डेट देना, बिल्कुल वो अगर 3-4 माह बाद भी इलेक्शन हो जाए तो इसमें क्या है। और ठीक है। जनवरी फरवरी में हो जाए। आपका क्या इरादा है अपना फ्यूचर का पॉलिटिकल लाइन में बताएँ? आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? किसके मुकाबले में लड़ेंगे? कुछ थोड़ा-सा तो हिंट करें ना। उसमें तो जी लेट द टाइम कम्स। हुँ, और उसमें फिर जो फैसला है वो अपने हलके की आवाम से पूछ के करेंगे कि जो है वो हमें चूंकि हलके अब बदल जाएंगे। जी, इसलिए आप ठीक कमेंट है, करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हाँ, इट्स ठीक है। टू अर्ली टू किससे? कमेंट हाँ, कि मैं किस हलके से और किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा। हुँ, और इंशाल्लाह ताला मुझे असल मकसद एक वर्कर का जी ये है कि वो अपने लेवल के ऊपर रहते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर हायर अप्स तक एक ऐसा जो है वो अपने पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए, हल्के की आवाम के लिए सिर्फ फैसिलिटेशन पैदा करे, वो आसानियां हों ताकि जो है वो जो उसका एक पर्पज है या जो एक कॉज है जिसके लिए उसने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। और कानून साजी वो है हसन शाह साहब एक शेर के, आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, वाह! मंजिल यही कठन है कौमों की जिंदगी में। तो रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स, वी नीड रिफॉर्म्स इन एवरी सेक्टर, बिकॉज एजुकेशन रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, ताकि हम जो है वो दुनिया के साथ compete करना है।
और अगर हमने जदीदियत ना अपने अंदर लेकर आए और हम्म, हम ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर हम अब सिर्फ गुजारा नहीं कर सकते, हमने जो है वो चूंकि दुनिया के साथ मुकाबला, बीइंग अ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और ये वो पहली ताकत है जो एटमी ताकत है मुस्लिम उम्मा में, तो पूरी दुनिया की जो कुव्वतें हैं, जो नजरें हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर मरकूज हैं। तो हमने वो फैसले करने हैं जिससे हमारा मुल्क तरक्की की तरफ चले। दूसरे जैन साहब आप ये बताएं कि आपका भी आप पीटीआई का हिस्सा हैं? सर मैंने चूंकि 2016 में चौधरी परवेज अली साहब को ज्वाइन किया जी। और उन्हीं के साथ जो है वो चूंकि चौधरी परवेज अली साहब का फैसला था, तो अब इंशाल्लाह ताला जिस तरह चौधरी परवेज अली साहब जो है वो रहा होते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है तो फिर जो फैसला वो करेंगे, अल्लाह खैर रखे आपके हिसाब के वक्त साथ खड़े हैं? चौधरी परवेज अली साहब और चौधरी मोनिस अली साहब अच्छा के ठीक साथ है, हम। ठीक हो गया। अच्छा अगर वो दोबारा से आते हैं पीएम की मुतज़ाहिरा जो फैसला फैसला आपने उन पे छोड़ा है, हाँ जी तो टिकट का फैसला भी वही करेंगे? बिल्कुल जी। ठीक है। अभी क्या जो ये लिस्ट बनी थी पीटीआई की कुछ अर्से पहले, जब कागज जब तो आपने टिकट के लिए अप्लाई किया था? मैंने इंटरव्यू दिया था जी अच्छा, बिल्कुल। किसने किया था आपको इंटरव्यू? खान साहब ने? इमरान खान साहब ने तो किया थोड़ा था। शेयर करें नाम से, कैसा था एक्सपीरियंस? खान साहब के साथ जी एक्सपीरियंस ये था कि मैंने खान साहब को कहा था जी आपने एक दफ़ा ऑलरेडी 2011-12 में भी मेरे से कमिटमेंट की थी कि जो है वो मैं तुम्हें टिकट दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फुलफिल ना हो सकी। तो इस दफ़ा भी जो है वो मैं आया हूँ और ये वो सारा, तो ही सेट कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी सी रिसर्च और कर लूँ और उसके बाद जो है वो हो जाएगा। लेकिन पीटीआई का जी ये एक सियासी जमात के तौर पे भी अलमिया रहा है कि वो आपस के अंदर जो है ना वो डिवीजन डिवीजन और डिवीजन, एक सेक्ट होता है और एक डाई सेक्ट होता है, वो इतना आपस में अदम बर्दाश्त का शिकार हैं सारे सबऑर्डिनेट्स और वो सारे कि उनको जो है वो बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्ट ग्राउंड सिचुएशन क्या है। बल्कि मैंने जो है वो चेयरमैन पीटीआई को ये मेंशन किया पर्टिकुलरली, मैंने कहा सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, कहते हैं हाँ कर लो। मैंने कहा सर एक सवाल ये है मेरा कि 2013 में इलेक्शन हो गुजरांवाला में, नून लीग क्लीन स्वीप कर रहे, 2018 में इलेक्शन हो तो गुजरांवाला में फिर जो है वो नून लीग क्लीन स्वीप करे, इर्द गिर्द के अजला से, सियालकोट से, नारोवाल से, गुजरात से, हाफिजाबाद से जो है वो सीट्स जो है वो पीटीआई ले जाए। लेकिन गुजरांवाला की 2013 में 7 एमएनए और 14 एमपीए की सीट्स थी और 2018 में एक सीट कम हो गई थी, 6 एमएनए और 14 एमपीएस की सीट। तो आखिर क्या वजह है कि हर दफा जो है वो गुजरांवाला से क्लीन स्वीप हो जाए? तो बिल्कुल उन्होंने ऐसे फौरन जो है वो मुझे जवाब दिया, मुझे कहते हैं टिकट्स देने में फॉल्ट है। तो मैंने कहा सर यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब मेरे जैसे नौजवान को टिकट मिलेगी, जो यंग है, जो पढ़ा और जो लिखा आपका है, नारा भी था पीटीए का बिल्कुल, कि नए लोगों और को सामने लेके आया जाएगा। बिल्कुल, और एज अ फिजिशियन मैं हम्म, अपना हल्के में अपना क्लिनिक होल्ड करता हूँ, अहले इलाका की खिदमत करता हूँ, फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाता हूँ, फ्री कैटरेक्ट आई सर्जरीज करवाता हूँ, ग्लासेस आई कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, हेपेटाइटिस सी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा इरेडिकेशन प्रोग्राम्स में काम किया और उसके अलावा हम स्क्रीनिंग और एक अवेयरनेस के बड़े कैंप्स लगाए हैं कि पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कि उनके जो है वो हेल्थ के इश्यूज के हैं, किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा उसे पता नहीं, कोई डायबिटिक जिसको डायग्नोज हो या डायबिटीज उसको नहीं पता, हाइपरटेंशन। तो हमने इन चीज़ों के ऊपर बड़ा काम किया, पेशेंट्स की अवेयरनेस के ऊपर बड़ा काम किया और वहाँ पे और एक सबसे बड़ी अचीवमेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पॉलिटिकल असिस्टेंटशिप के दौर में की, वो ये था कि मैंने गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के साथ जो अफिलिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल है उसको फंक्शनल करवा दिया, जो कि गुज़श्ता 5 साल से बंद पड़ा था। और उसका भी क्रेडिट जो पूरा सिटी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, शहर और ज़िला, वो मुझे देता है कि वो 7 अरब 75 करोड़ की लागत लगी हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और वो नॉन फंक्शनल था। तो हमने वहाँ जो है वो उसको ऑपरेशनल करवाया, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरीज हो रही हैं। उसके अलावा वहाँ के ऊपर जो है वो ओपीडी बड़ी अच्छी स्टार्ट है। तो वो पर्पज़ तो वो यूटिलाइज तो करें सरकारी वसाइल जो अवाम का पैसा गवर्नमेंट ने खर्च कर दी है, आप उसको ऑपरेशनल करवाएं ताकि अवाम उससे मुस्तफीद हो सकें। तो वो उसके ऊपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 माह की कलील मुद्दत के अंदर वो एक टास्क माशाल्लाह। अचीव किया और हेल्थ के अंदर जो है वो उसमें डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला जो है वो अब उसको जो है वो फायदा मंद हो रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब ये दो आखिरी सवाल बस आपसे कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो इस गवर्नमेंट अब नहीं बनेगी इलेक्शंस के बाद, वो आपको क्या लगता है कोई
पार्टी 2/3 मेजोरिटी में आपके साथ आ सकती है, या आपको लगता है हंग पार्लियामेंट होगा पंजाब में भी और दीगर सूबों में भी, मेरा ख्याल है नेशनल जी भी? हंग पार्लियामेंट होगा। ठीक है। और देखें, बलूचिस्तान, सिंध, केपीके, पंजाब, इसमें से जब लोग आके फेडरल में हम बैठते हैं तो वी आर पाकिस्तानी। तो फिर ये है कि हर जमात की नुमाइंदगी हो, हर जमात का जो वोटर है उसका कैंडिडेट जब जीत के जो है वो आए असम्बली में, पार्लियामेंट में आए, तो वो अपने अपने इलाके की आवाज़ उठाएगा। और मैक्सिमम जो है वो लोग जो है वो उससे, क्योंकि हर जमात, चाहे वो छोटी जमात है चाहे वो बड़ी जमात है, वो अपना एक वोट बैंक रखती है। बेशक वो एक मखसूस हल्के में रखती है, मखसूस ज़िले में रखती है, मखसूस इलाके में रखती है, लेकिन उनका जो है वो एक वोट बैंक है। और उनका पब्लिक जो है वो उनको इलेक्ट करवाना बिल्कुल उनको आना चाहिए। और हंग पार्लियामेंट बन जाए या कोई में पार्टी आ जाए, तो मेरा आप ख्याल है फ्यूचर में किस यंगस्टर जो नई लौट आ रही है उसमें आप ज़्यादा अहम किरदार आगे आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में किसका देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब का, मरियम नवाज साहिबा का, मोहन इस्लाही साहब का, सालिक साहब का, या अहमद वली खान साहब का? इसमें ये है कि जी बिलावल साहब ने एज आ फॉरेन मिनिस्टर उनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। और मरियम नवाज ने अपने वालिद की एब्सेंस के अंदर जो है वो जैसे तैसे भी है उन्होंने पार्टी को जो है वो इंटैक्ट रखा, मोबिलाइज रखा है, बिल्कुल इंटैक्ट रखा। वर्कर्स तक उनका इंटरेक्शन रहा है। हम्म। आइदर वो वर्कर्स कन्वेंशन हो या जलसे जुलूस हो। और जो मोनिस इलाही साहब का जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ही इज़ मच मोर कम्पिटेंट, कि वो चीज़ों को एमिकेबली सॉल्व करने की एक सलाहियत अल्लाह ताला ने उनको दी है। ठीक है। और वो जो है वो एहसन तरीके से चीज़ों को समझ के, मामला फहमी जिसको हम कहते हैं करके, और फिर चीज़ों को जो है वो ऑन ग्राउंड जो है वो आम पब्लिक तक जो है वो लेके जाते हैं। बाकी एमन वली साहब एक बहुत बड़ी फैमिली है केपीके की, वली खान, हम्म। और वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। असफन यार लेकी वली बेटे। साहब के वो बेटे हैं, वली खान साहब के पोते हैं। जी। तो ये वो लोग हैं कि जो जिस भी सूबे से हैं, अल्टीमेटली इन लोगों ने पाकिस्तान की बात की है। मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे मौलाना असद असद महमूद साहब हैं। बड़ा अच्छा तो काम किया उन्होंने। बिल्कुल, तो ये है कि हमने जो है वो अल्टीमेटली जब हमने मुल्क का सोचना है, पाकिस्तान की बात करनी है, तो हमारे लिए जो है वो सारे काबिल एहतराम। जैन भट्टी साहब, अगर हम देखें ना तो इमरान खान साहब का भी जो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, महंगाई पीक पे थी, फिर उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई, वो भी उस तरह लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाए। और देखें आप, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत देखें कहाँ जा रही है। तो इस वक्त हम, आपको नहीं लगता हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो मुआशी मिसाइल है? और मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में अगला इलेक्शन जो है उसमें बहुत सारी पार्टीज़ का मैनिफेस्टो इकोनॉमिक रिवाइवल ही होगा। तो आपको नहीं लगता कोई ऐसे बंदे को, अब केयर टेकर सेटअप में भी अगर हम देखें तो ऐसे लोगों को इंडक्ट किया गया है जो बिजनेस को और इकॉनमी को समझते हैं? तो आपके ख्याल में इकॉनमी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या, किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे बड़ा मसला क्या है पाकिस्तान अच्छा के साथ? सर, पाकिस्तान के जो दो तीन अहम मसाइल हैं ना, उसके अंदर एक मसला तो ये है कि हमने दहशत गर्दों से लड़ना, ठीक हो गया। नंबर वन, अब वो वो सर दोबारा उठा, देखा है, आप दोबारा इलेक्शन में काफ़ी बिल्कुल वो सर एक्टिविटी उठा। तेज़ हुई है। उसके बाद द सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ द पाकिस्तान। ठीक हो गया। आबादी का बढ़ता हुआ जो तनासुब है वो, उसके बाद आप ये देखें कि हमारे जो वसाइल हैं वो कम हो रहे हैं और मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। और फिर जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल, उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि कॉरपोरेट फार्मिंग, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। और अभी तक हसन नकवी साहब सिर्फ 23.77 23.77 मिलियन एकड़ जो है वो हमने टोटल एग्रीकल्चर लैंड का जो है वो अभी तक हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और दैट इज ओनली द 28% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द पाकिस्तान, कि वो टोटल जो ज़राई रकबा है उसका सिर्फ 28% है। और उसमें भी जो है वो 8 मिलियन एकड़ जो है वो बिल्कुल जो है वो बेकार पड़े। तो हमें सबसे पहले जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो कॉरपोरेट फार्मिंग की ज़रूरत है, जिसके अंदर सबसे पहले जो है हम लाइफ स्टॉक, डेयरी फार्मिंग, और जो है वो हम मॉडर्न टेक्निक्स की जो है वो फार्मिंग करें। उससे एक तो रोजगार पैदा होगा, और उसके बाद जो है वो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जो अपॉर्चुनिटीज, और उसके बाद जो है वो माइंस एंड मिनरल्स,
ये जो 3 सेक्टर हैं इसके अंदर हम काम करें। उसके बाद जो है टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद जो है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद आप ये देखें तापी गैस, उसके बाद जो है वो थर कोल रेल जो है प्रोजेक्ट्स है, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जो बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसके अंदर वो लिथियम को जो है वो ढूंढने के अंदर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर वो मिल के जो है वो मुश्तरका इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके साथ जो है वो करें। तो उसमें ये है कि जब हम ये इन 3 शोबों के अंदर काम करेंगे, एग्रीकल्चर में, उसके बाद आईटी के अंदर करेंगे, उसके बाद माइंस एंड मिनरल्स, तो लाखों अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी क्रिएट होगी, एक बात। और दूसरा ये है उसके बाद मुल्क भी इन चीज़ों से बाहर निकल आएगा, बिकॉज द फूड सिक्योरिटी इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू द नेशनल सिक्योरिटी। ये बात हमने जहन में रखनी है, और ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो डेफिसिट ना हो, डेफिशिएंट ना हो कि जी इनकी रिटार्डेड ग्रोथ है, स्टंटेड ग्रोथ है, नौजवान अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको ग़िज़ाइयत ही जो है वो पूरी नहीं मिल रही। तो हमने जो है वो अपने पैरों पे अगर हमने खड़े होना है तो हमें इन 3 शोबों के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हम जो है वो इम्पोर्ट को जो है वो मैक्सिमम कम करें, और हमने अगर खुशहाल होना है तो हमारा जो इकोनॉमी का इन्हिसार है, अब ये देखें जी क्यों बड़े-बड़े प्लांट्स बंद हो रहे हैं, बड़ी-बड़ी जो है फैक्ट्रीज़ बंद हो रही। मैं देख रहा था कि जो ड्रैप द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान, उन्होंने कहा है जी कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, फिर परचेज, फिर उन्होंने उसकी इंपोर्ट 25 जो करवानी, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी लाइफ कीमतें बढ़ा दी सेविंग ड्रग्स हैं। जो है वो रैपिड इंक्रीज इन द हाँ। प्राइसेस। तो उसमें बात सिर्फ ये है कि जब हम खुद इसको सीरियसली ये देखेंगे कि हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी चीज़ों को कैसे लेके जब तक चलें, आप भट्टी साहब इसकी फूड फैक्ट्रीज पाकिस्तान में ही लगाएंगे ना, नहीं तब लगाएंगे, तक आप देखिए डॉलर जब ऊपर नीचे होगा तो आपकी दवाइयाँ महंगी होंगी। तो ये हम हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम ये चाहते हैं कि अब चोलिस्तान वाली साइड के ऊपर अगर 50,000 एकड़ के अंदर जो है वहाँ पे डेयरी फार्म बन जाए, वहाँ पे चारा उगाया जाए, वहाँ पे हम जो कैटल फार्मिंग शुरू करें, उसके बाद जो है वो 1 लाख एकड़ का जो मॉडल अब आ रहा है सुनने में कि जी इसके ऊपर हम जो है वो स्मार्ट टेक्निक्स के साथ कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे, तो ये वो मॉडल्स हैं जिनको अपना के हम जो है वो खुद साख्ता। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भट्टी साहब बस आखिरी सवाल, 1 पॉइंटर चाहिए आपका, बुलेट में जवाब देना है आपने। एक तो पहले ये बताइए कि आप ये कुछ लोग क्लेम करते हैं कि शायद इमरान खान साहब ने वादा किया था कि जो अगली गवर्नमेंट में अगर आती है पीटीआई यहाँ पंजाब में, तो चीफ मिनिस्टरशिप का वादा किया गया था चौधरी परवेज़ साहब से या मोहन इस्लाही साहब से। एक तो इस बात को हाँ या ना में जनाब जवाब दे दें। दूसरा ये बताइए कि आप अगर आप ज़ाती तौर पे आपकी राय में अगर पीटीआई गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है पंजाब में अगले इलेक्शन के बाद, और परवेज़ साहब जो हैं, आप भी ख्याल से परवेज़ साहब को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए कि मोहन इस्लाही साहब को? मुश्किल सवाल है, चले उसकी वजह बता दें। उसकी वजह ये है कि चोई साहब के तजर्बे से वो ठीक फायदा है, हाँ, और उठाए यंग ब्लड है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भट्टी साहब। इंशाल्लाह नाज़रीन जल्द अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए, शुक्रिया।